morning to all of you. So today we will be starting the first chapter of the term 2 of class 10, that is nationalism in India. This is one of the most important chapters of class 10th because maximum marks comes from this chapter only. So we will be doing the chapter topic wise. So today I will be covering nationalism in India and then First World War, Khilafat and Rawlt Act. Okay, one by one I will be covering all the topics in a detailed format. I will give you the important definitions and page wise I will be giving you the important question and answers so that you can prepare your own notes and try to remember it accordingly. So let's start the chapter. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. Yes, nation state. This is an important term. Nation state क्या होता है? It is one where the great majority are conscious of a common identity and share the same culture. Okay? So बहुत सारे लोग हैं एक ही चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी एक है, एक जैसा सोचते हैं, उनका कल्चर, उनके फेस्टिवल्स, उनके सारे जो सॉन्ग्स, दे नो देयर लैंग्वेजेस, कस्टम्स, तो ये सारे अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और एक नेशन के एक्चुअली सिटीजन्स कहलाना चाहते हैं. वो है नेशन स्टेट. इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर. तो उनके आइडेंटिटी है बेसिकली कि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज़ हैं, हम ब्रिटिशर्स हैं. ओके, सो एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक सिटीजन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखे अपने नेशन के लिए. वी बिलोंग टू इंडिया. तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या चाहिए, देश हमारे लिए क्या कर सकता है, ये सारी सोच फिर उसके बाद डेवलप होती है. और ये सोच जो डेवलप होती है वो एक लंबा प्रोसेस होता है और उसके लिए क्या है, न्यू सिम्बॉल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़, फोर्स न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़. ओके, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं हमारी आइडेंटिटी. और जब आइडेंटिटी हम अपना चाहते हैं तो हम खुद अपनी बाउंड्री बनाना चाहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, इसके अंदर जो भी लोग रहेंगे उनकी आइडियोलॉजी अपने नेशन की आइडियोलॉजी के साथ सिमिलर हो. तो ये बहुत सारे नेशंस में बहुत टाइम लगा था. तो हम ये देखेंगे स्पेसिफिकली इंडिया में हमें कैसे ये नेशनलिज्म की सोच हमने डेवलप की और कैसे हमें आज़ादी मिली. ठीक है, तो इन इंडिया एंड इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज़, अब बहुत सारे जो पावरफुल नेशंस थे उन्होंने एशिया और कई बियॉन्ड भी एशिया के कॉलोनीज़ बना रखी थी ताकि वो उनके रिसोर्सेज ले सकें, उनको बिल्कुल उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें. तो उनके बेनिफिट के लिए उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी क्योंकि वो पावरफुल थे. So the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Another term, anti-colonial movement क्या है? Opposed to colonialism. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो nationalism का लाना बहुत ज़रूरी हो गया. ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में लोगों का सपोर्ट जब था तब हमने सोचा कि हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट, अपोज टू कॉलोनियलिज्म, अपोज टू ब्रिटिशर्स. तो हमें आज़ादी की ज़रूरत थी और हमारा नेशन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगा. तो सारे लोग यूनाइटेड वे में फाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो गए. तो पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म. तो अगर ये जो स्ट्रगल इतना ज़्यादा हमें करना पड़ा तो इसी वजह से आज भी हमें उस चीज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. ये आसान नहीं था हमारे लिए, कई साल लग गए. सो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, क्योंकि हमें पूरा ऑप्रेस किया जाता था, सप्रेस्ड थे हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाय ब्रिटिशर्स. और ये सबके साथ अन्याय हो रहा था, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी पढ़ा लिखा भी बंदा हो. तो सभी को कहीं ना कहीं सहना पड़ रहा था ब्रिटिश रूल के अंडर में. तो इसीलिए एक शेयर्ड बॉन्ड,
एक डेवलप हो गया दैट टायर्ड मेनी ग्रुप्स टुगेदर, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. अब सबको अलग अलग, जैसे मैंने बोला बिजनेसमैन को इफेक्ट तो कर रहा था, सबको अलग अलग स्तर पे. वुमेन भी एक्सप्लॉयटेड थे, फार्मर्स एक्सप्लॉयटेड थे, रिच पीपल भी एक्सप्लॉयटेड थे, बिजनेसमैन एक्सप्लॉयटेड थे. तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सब परेशान थे और आज़ादी चाहते थे. तो ये पूरा हम स्ट्रगल पढ़ेंगे कि, और सबसे मेजर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे या मूवमेंट्स हुए थे वो था नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट भी था, और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स थे. लेकिन इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंस जो देंगे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. सो वी विल एक्सप्लोर how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. So, first, in the first page, the most important question you can write along the slides, or later on also you can write, and I will provide you the PDF also. So, not a problem, but we will discuss what is the important question from the first page. So, why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement? Okay, तो anti-colonial movement क्योंकि हमें एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ था. तो इन colonies like India and Vietnam, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. First, the people began discovering, ये कैसे हुआ? They discovered the unity in the process. Like everybody was oppressed. तो सबने सोचा हम अकेले अकेले तो फाइट नहीं कर सकते, हम जब एक साथ यूनाइटेड वे में फाइट करेंगे तो शायद हम ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं. तो this struggle with colonialism developed the sense of belongingness or unity. Then the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. Okay, this is important, and in NCERT you have to remember that you have to write down the words of NCERT book only. So that's why it is important that you follow this answer and try to remember it. Then the topic comes the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. Okay, so ये 1919-20 के बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही थी. So in the years after 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups. तो तब तक ये spread कर चुका था बिल्कुल पूरा देश में, पूरा बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन चुके थे, एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, दिस वी विल गो थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1914 से और ये चला 1918 तक. ओके, बट इसी बीच में पूरा तो ये क्या था, इंडिया पे क्या इफेक्ट आया. It led to a huge increase in defense expenditure, क्योंकि ब्रिटिशर्स वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे और जब हम उनके अंडर थे तो हमारे सारे रिसोर्सेस भी वो यूज़ कर सकते थे. तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री से ही लेकर किया, which was financed by war loans and increasing taxes. Obviously, they needed more of money, so that's why they increased the taxes. Custom duties were also raised, and basically, the main motto was to spend much and much amount in the war. And income tax also reduced. So all these are related to the economic factors. Through the war years, prices increased, okay, doubling between this 13 and 18, which was the First World War time period, and leading to extreme hardship for the common man, because ये सब जो taxes, duties, ये सारे जो expenditures, ये सब actually common people को exploit करके ही Britishers देते थे. So villagers were called upon to supply soldiers. तो ये social impact हो गया. तो ये economic impact पहले था. तो कई बार आपके सेगमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या था, सोशल इम्पैक्ट क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी क्या था. तो दैट आई विल प्रोवाइड यू द आंसर. अब
जो ये सोशल इम्पैक्ट था ये क्या था, फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। तो ज़बरदस्ती, चाहे वो फैमिली अलाउ करे या नहीं करे, लेकिन यंगस्टर्स को वो ज़बरदस्ती वॉर में इन्वॉल्व कर लेते थे, विच वॉज एक्चुअली द कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड एंगर अमॉन्ग इंडियंस। तो इंडियंस एकदम बहुत नाराज थे कि इस तरीके से फोर्सफुली तुम ऐसे लोगों को नहीं भेज सकते, लेकिन वो करते थे। Then in 18 and 19 and 20 and 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. Okay, so during that when natural calamity भी होती है, अभी भी होती है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। तो दिस वॉज accompanied by influenza epidemic, that is again diseases। तो लोग, क्योंकि उस समय ना हेल्थ फैसिलिटी थी, ना वेदर फोरकास्ट सिस्टम इतना अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी होता था। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये नेचुरल चीज़ें भी बहुत सारी हुई थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic। तो डिजीजेस, फेमाइन, ये पूरा कॉज थे जिसके लिए बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो it was actually devastating, and the situation was totally full of pain। So people hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen। लेकिन ये सब जो उम्मीदें थी कि लोगों का कि वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ठीक होगा सिचुएशन, ये भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन in India। So first world war economic situation, first world war led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes। कस्टम ड्यूटीज were raised, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम टैक्स भी इंक्रीज कर दिया था। फिर ये जो प्राइसेस थे एकदम बढ़ गए थे, डबल हो गए थे। फोर्स रिक्रूटमेंट चल रहा था, क्रॉप्स फेलियर थे, एपिडेमिक था, ये सारे इकोनॉमिक कॉजेस। Political, India was dragged into war by the British government, and some Congress leaders believed that with the end of World War, British government will grant them स्वराज। तो ये कुछ गलतफहमियां थी कांग्रेस लीडर्स को, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स एक्चुअली वादे तो किए थे लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया कि वर्ल्ड वॉर के बाद शायद हमें स्वराज मिल जाता, लेकिन नहीं। However, when this did not happen, Indian leaders were disappointed, and it paved way for Gandhian era, which was based on an entirely new ways and techniques of struggle। So after that, there was a big change in the political scenario also। अब आता है idea of सत्याग्रह। And this concept was given by Mahatma Gandhi। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर हमने देखा 14 से 18 तक चला, और इसी बीच में गांधी जी आ गए थे इंडिया। पहले तो उन्होंने एक्सप्लोर किया, पूरा देखा, इंडिया की प्रॉब्लम समझी, लोगों से मिले, और वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में ये सारी चीज़ें कर चुके थे। अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन उनकी बहुत सारी फाइट्स पहले से ही शुरू हो गई थी। तो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम, क्योंकि उधर भी ब्लैक और वाइट्स में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसके लिए भी वो ऑलरेडी लड़ चुके थे विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था ये महात्मा गांधी ने ही दिया था। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्याग्रह किसको इंपॉर्टेंस देता है, एक पावर ऑफ ट्रुथ, नेक्स्ट द नीड to search for truth, and it suggested that if the cause was true, तो उनके हिसाब से जो अगर cause सही है तो इनजस्टिस के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, और फिजिकल फोर्स कोई ज़रूरी नहीं है, वायलेंस बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है। तो this is not necessary to fight the oppressor without seeking vengeance or being aggressive। vengeance means act of punishing or harming somebody एज रिवेंज, या तो बेटा रिवेंज लेना, ठीक है, किसी ने थप्पड़ मारा तो और थप्पड़ मार दो, तो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। गांधी जी सोचते थे कि बात करो, और बिल्कुल आप
काम मैंने सपोर्ट मत करो, और अपने आप ट्रुथ के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो वो सही है. अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस. उसके कॉन्साइंस को पकड़ो. और वो खुद जब ऑपरेसर नहीं चाहेगा वो कभी भी बदल नहीं सकता है. तो नॉन वायलेंस का तरीका गांधी जी ने सिखाया. पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर्स हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रुथ instead of being forced to accept truth through the use of violence. So by this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Triumph means achievement. Okay? तो गांधी जी का मानना था कि नॉन वायलेंट तरीके से, धर्म को पालन करके, सच का साथ देके हमें आज़ादी मिलेगी. And after arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movement. So this is what? Movement for truth. So Satya means truth. So he traveled many places. So first of all, in 1916, and in some books it is also written 1917 to 1617, in between this period, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. हमें इधर याद रखना है कि गांधी जी पहले ट्रैवल कौन सी जगह गए थे, वो जगह कौन से स्टेट में है, और उधर रीज़न क्या था लोगों ने जो मूवमेंट में साथ दिया. तो इधर बिहार के लोगों को या बिहार के पीजेंट्स को उसका स्ट्रगल था अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम, क्योंकि इधर ब्रिटिशर्स ने बहुत ऐसे रूल्स बना रखे थे जो कि पीजेंट्स को मंजूर नहीं थे. Then in 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district in Gujarat. तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. एंड इधर क्या था? बीमारियां थी, क्रॉप फेलियर थे. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding दैट रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स. तो इनका डिमांड था कि रेवेन्यू कलेक्शन कम करो जब हमारे पास क्रॉप ही नहीं है और सारे ऐसे बीमारियां फैल रही है, तो हमारे पास जब रेवेन्यू नहीं है तो हम देंगे कैसे ये टैक्सेस, तो उसको रिड्यूस करो. ये उनका डिमांड था. और अब 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद. अहमदाबाद में जहाँ पे हमारे कॉटन के मिल्स खुले थे, और इधर वर्कर्स की दिक्कत थी कि उनको भी वेजेस ठीक टाइम से मिल नहीं रहे थे. तो ये 3 साल में 3 मूवमेंट्स, जिसमें कि गांधी जी को लगा कि ऐसे मास मूवमेंट्स पॉसिबल है इंडिया में, लोग सपोर्ट करेंगे, लोग साथ देंगे, और इस तरीके का अगर हमने एक पूरे देश में इस तरीके के मूवमेंट्स करेंगे तो ब्रिटिशर्स हमें स्वराज दे देंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आज इतना दूर तक ही पढ़ते हैं. Next class, we will start the role text and discuss the questions. Hope you like the video, and please don't forget to like and share. Thank you and have a nice day.